चलिए शुरुआत करते हैं आज के न्यूज़पेपर की। पहली न्यूज़ है हमारी कर्नाटक से। कल हमने देखा था BS येदियुरप्पा ने अपने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद फिर बसवराज जो बोमनी है, इनको कर्नाटक का नया CM बनाया जाएगा। बीजेपी ऑप्ट फॉर सेफ चॉइस ऑफ BS लॉयलिस्ट एंड लिंगायत। तो बीजेपी ने दो बातों का ध्यान रखा। एक तो वो जो भूतपूर्व हमारे CM हैं उनका खास आदमी होना चाहिए, करीबी होना चाहिए, और दूसरी बात यह है वो लिंगायत समुदाय का होना चाहिए, क्योंकि कर्नाटक की जो जनसंख्या है उसका काफ़ी सारा जो हिस्सा है ना, लिंगायत समुदाय के लोग यहाँ रहते हैं। इसी के चलते चलते इनको लिंगायत समुदाय से ही चुना गया है। तो देखो, CM के चुनने के लिए लिंगायत जो वोटर हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उनको सिलेक्ट किया गया था। इसका मतलब ये हो गया कि लिंगायत समुदाय में रहने वाले जितने भी लोग हैं, यदि उनसे ही कोई नेता चुना जाता है तो जाहिर सी बात है कि वो लोग अब उनको ही वोट देंगे। तो ज़्यादा कोई रिस्क नहीं उठाना चाहती थी बीजेपी, इसलिए उन्होंने उनको चुना। द बीजेपी ऑन ट्यूसडे चूज 61-year-old बसवराज बोमनी एज द नेक्स्ट CM ऑफ कर्नाटका। Significantly, he is not from RSS stable and was earlier associated with the जनता दल। ये RSS से नहीं आते हैं। इसके साथ साथ इसमें ये बताया जा रहा है कि पहले ये जनता दल से एसोसिएटेड थे। MR बोमनी joined the BJP only in 2008. This make him an exception among BJP CM in the state। तो यही बात उनको कुछ अलग बनाती। He is a moderate face, not known to take a hardline Hindutva stance, and an amenable man across party line। आप ये कह सकते हो कि जिम्मेदार व्यक्ति। इसके अलावा यहाँ पर एक बात बताई गई है कि जो बोमनी है इज ओनली द सेकेंड CM whose father SR Bomni also served in the same post, just as JDS father son की जो जोड़ी है ऑफ HD देवगौड़ा एंड HD कुमारस्वामी। मतलब एक ऐसी पोस्ट या फिर एक ऐसा पद जिसमें पिता रहे फिर पुत्र रहे, तो ऐसी जोड़ी वाले वो सेकंड नंबर के CM रहते। और इसके पहले कौन था? HD देवगौड़ा एंड HD कुमारस्वामी। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं CAA रूल से रिलेटेड। सेंटर सीक्स मोर टाइम फॉर CAA रूल्स। देखो, द कमिटीज ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन लोकसभा एंड राज्यसभा हैज़ बीन रिक्वेस्टेड टू ग्रांट फर्दर एक्सटेंशन ऑफ टाइम अप टू जनवरी 9, 2022 तक का टू फ्रेम द रूल्स अंडर द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो अभी इसमें समय मांगा गया है ताकि इसके जो रूल्स हैं उनको फ्रेम किया जा सके, उनको बनाया जा सके इससे रिलेटेड, और जो भी रूल्स रिक्वायर्ड हैं। ऐसा कहना है यूनियन होम मिनिस्ट्री का ट्यूसडे के दिन लोकसभा में। अब CAA के बारे में यहाँ पर बात बताई जाती है कि इसको ऑफिशियली अनाउंस किया गया था, ऑफिशियली इसको आधिकारिक तौर से सूचना दी गई थी ऑन 12 दिसंबर 2019 को एंड केम इनटू फोर्स ऑन जनवरी 10, 2020 को। द मिनिस्ट्री रिप्लाइड टू ए क्वेश्चन फ्रॉम कांग्रेस लीडर गौरव गोगोई ऑन व्हाट स्टेप वर बीइंग टेकन टू फ्रेम द CAA रूल्स। तो थोड़ी सी जानकारी CAA के बारे में भी हो जाए। देखो, मुस्लिम जनसंख्या जहाँ पर ज़्यादा है और जो माइनॉरिटी वाले लोग हैं, चाहे वो हिंदू माइनॉरिटी हो, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, तो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग कहाँ कहाँ के होना चाहिए? पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान, जहाँ पर इनको धर्म के आधार पर प्रताड़ित किया जाता है, ज़बरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है। तो हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी कुल मिला के हो गई 6 धर्म वाले लोग। ये 6 धर्म वाले लोगों को भारत
अपनी नागरिकता प्रोवाइड करेगा। इसकी डेडलाइन रख दी गई है 31 दिसंबर 2014 को। यहाँ तक जो लोग आए हैं इस डेट तक या फिर इससे पहले आए हैं वो लोग, तो इन सभी लोगों को भारत की सरकार नागरिकता देगी, लेकिन इसमें छोड़ दिया गया है केवल मुस्लिम कम्युनिटी को। पहले हमारे यहाँ पर नागरिकता तभी मिलती थी जब व्यक्ति यहाँ पर 11 साल रह लेता था। इस नियम को सरकार ने आसान बना दी है, ठीक है। अवधि को 1 साल से लेकर के 6 साल कर दिया गया है। इसका मतलब ये हो गया, ये तीनों देश के जो धर्म वाले लोग हैं, 6 धर्म के लोग हैं, बीते 1 से 6 साल तक भारत में जो भी आकर बसा है उनको नागरिकता मिल जाएगी। अब एक बात जो है जिसके कारण कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है वो ऐसा है, देखो, एक तरफ है एनआरसी और दूसरी तरफ है सीएए। सीएए बाहर के लोगों को नागरिकता प्रोवाइड करने का काम कर रहा है, इसमें केवल मुस्लिमों को छोड़ दिया गया है। और एनआरसी क्या काम करता है, अवैध रूप से जो लोग हमारे देश में रह रहे हैं उनको बाहर भेजने का काम कर रहा है। अब देखो, सीएए को बना लिया गया है, मान के चलो, अब इसके बाद एनआरसी को लागू किया जा रहा है, तो इसके चलते चलते क्या होगा, मान के चलो असम में एनआरसी को लागू किया जा रहा है, तो जो 6 कम्युनिटी के लोग हैं उनको तो नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन इसमें मुस्लिम जो कम्युनिटी के लोग हैं वो बाहर हो जाएंगे। इसी के चलते चलते इसका विरोध हो रहा था। इसके बाद हम चलते हैं गुजरात, और गुजरात की न्यूज़ देख लेते हैं। धौलावीरा इन गुजरात ऑन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। तो यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट होती है उसमें धौलावीरा को शामिल कर दिया गया है। द हड़प्पन सिटी ऑफ धौलावीरा इन प्रेजेंट डे, अभी ये वर्तमान में गुजरात में स्थित है, वाज ऑन ट्यूसडे नेम्ड एज 40वां इंडियन साइट ऑन यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। ये ऐसे समय में आया है जबकि कुछ समय पहले ही हमने कल या परसों की न्यूज़ में देखे थे कि रामाप्पा जो टेम्पल है तेलंगाना का, उसको भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। आगे धौलावीरा के बारे में यहाँ पर कुछ बातें बताई जाती हैं कि ये जो है वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल एंड वेल प्रिजर्व्ड अर्बन सेटलमेंट रहे, बस्तियाँ रही इन साउथ एशिया। डेट बताई गई है 3rd से लेकर के मिड 2nd मिलेनियम BCE, मतलब बिफोर कॉमन इरा। इसको डिस्कवर किया गया था 1968 में। द साइट इज सेट अपार्ट बाय इट्स यूनिक कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि क्या क्या खास विशेषताएं इसकी, इट्स वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, मल्टी लेयर डिफेंसिव मैकेनिज्म है, यहाँ एक्सटेंसिव यूज ऑफ स्टोन हुआ है इन कंस्ट्रक्शन के काम में। इसके साथ साथ में शवों को दफनाने के लिए जो स्पेशल स्ट्रक्चर रहते थे ना, वो यहाँ पर बनाए गए हैं। और भी कुछ बातें जिनको आप जान लीजिए। ए रेंज ऑफ आर्टिफैक्ट, कला शैली से संबंधित जो वस्तुएं हैं ना, जैसे कि कॉपर, शेल, स्टोन, ज्वेलरी, टेराकोटा एंड आइवरी, हाथीदांत, यहाँ पर पाए गए हैं। अब इसके बाद इसकी लोकेशन बताई जाती है। ये लोकेटेड है इन द कच्छ डिस्ट्रिक्ट। धौलावीरा इज द लार्जर ऑफ द 2 मोस्ट रिमार्केबल एग्जीबिशन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो जो इंडस सिंधु सभ्यता की जो खुदाई है, उस समय जो सिविलाइजेशन चलता था उसका एक बहुत ही बड़ा रिमार्केबल ये नमूना है। यहाँ डेट बताई जा रही है, डेटिंग बैक टू अबाउट 4500 साल पहले की बात बताई जा रही है। इसको टेनेटिव लिस्ट में डाल दिया गया था 2014 से, एंड इंडिया सबमिटेड इट्स फाइल इन जनवरी 2020। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट ऐसा कहता है। धौलावीरा वाज एन इम्पोर्टेंट अर्बन सेंटर, इज वन ऑफ आवर मोस्ट इम्पोर्टेंट लिंकेज विथ आवर पास्ट। तो ये हमारे पास्ट से जुड़ा हुआ है, हमारे पास्ट को बताता है। इट इज़ ए मस्ट विजिट स्पेशली फॉर दोज इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री, कल्चर एंड
archaeology. First visited Dholavira during my student days and was memorized by the place. ऐसा मोदी का कहना है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम फॉरेन वाले पेज से देख रहे हैं। नेशनल सिक्योरिटी लॉ जिसको चाइना ने लाया था हांगकांग में कुछ कंट्रोल स्थापित करने के लिए। देखो, अंग्रेज़ों ने दो व्यवस्था करके गए थे चाइना में। ये चाइना है एक देश लेकिन दो व्यवस्था। जैसे कि चाइना में लोकतंत्र नहीं है, हांगकांग में लेकिन वो सुविधा रहेगी। तो अंग्रेज ये सब करके गए थे, तो अब चाइना हांगकांग को अपना ही एक हिस्सा मानता। इसी के चलते चलते कई सारे प्रावधान नियम कानून उसने लेके आया। उसी के तहत है नेशनल सिक्योरिटी लॉ। इस कानून के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में यदि कोई डालता है, विदेशी ताकतों के साथ अलगाव, तोड़फोड़ और यदि कोई आतंकवादी व्यक्ति है तो उसको अधिकतम उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाएगी। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी के 162 सदस्यों ने कानून को पेश किए जाने के 15 मिनट के अंदर इसको मंजूरी दे दी थी। और कुछ प्रावधान इसमें किए गए थे, जैसे कि इस कानून में मुकदमे का सामना करने के लिए आरोपियों को सीमा पार करके चीनी मुख्य भूभाग नहीं भेजा जाएगा। इस नए कानून से चीन की सुरक्षा एजेंसियों को पहली बार हांगकांग में अपने प्रतिष्ठान खोलने के लिए अनुमति मिल गई है। अब हम आते हैं न्यूज़ की तरफ और न्यूज़ देख लेते हैं। मैन कन्विक्टेड इन हांगकांग अंडर न्यू लॉ। तो चाइना ने जो नया कानून लाया था उनके अंतर्गत एक व्यक्ति को हांगकांग में अपराधी दोषी करार दिया गया है। A Hong Kong court convicted a former waiter of terrorism and inciting secession on Tuesday in the first trial conducted under a national security law that was imposed by China to stamp out dissent. सहमति को दबाने के लिए, सहमति नहीं असहमति को दबाने के लिए, यदि आप चाइना के खिलाफ, सरकार के खिलाफ है तो उसी के लिए इन्होंने ये कानून लाया था। इसके बाद फॉरेन वाले पेज से ही हम न्यूज़ देखने वाले हैं। अमेरिका और इराक के रिलेशन से रिलेटेड। अमेरिकन फोर्सेस विल स्टिल ऑपरेट देयर इन एन एडवाइजरी रोल। अब जैसे कि अफ़गानिस्तान का हम एग्जाम्पल देखे हैं, ठीक एग्जाम्पल हम देख रहे हैं अब इराक का भी। तो इसमें क्या न्यूज़ आई है हम देख लेते हैं। यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडन और इराक के प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ़ा अल कादिमी सील्ड एन एग्रीमेंट ऑन मंडे फॉर्मली एंडिंग द यूएस कॉम्बैट मिशन। तो यूएस का जो कॉम्बैट मिशन था आतंकवाद से लड़ने वाला इराक में, उसको अब अमेरिका एंड करना चाहता है और यहाँ से भी अपनी फोर्सेस को अमेरिका वापस लाना चाहता है। टाइम पीरियड निर्धारित कर दिया गया है एंड ऑफ 2021, बट अमेरिकन फोर्सेस विल स्टिल ऑपरेट देयर इन एन एडवाइजरी रोल। लेकिन एडवाइजरी रोल के हिसाब से अमेरिकन फोर्सेस ऑपरेट करती रहेंगी। और जो इराक के नेता है ना, इनके ऊपर भी प्रेशर आ रहा था। ये एग्रीमेंट ऐसे समय में आया है फॉर द इराकी गवर्नमेंट and could be a boost for Baghdad. MR Kadmi has faced increasing pressure from the Iran aligned parties. तो ईरान समर्थित जो पार्टी हैं एंड पार्लियामेंट्री पैरामिलिट्री ग्रुप्स who oppose the US military role in the country. तो कुल मिलाकर के कई सारी जगहों से ऐसे संकेत आ रहे थे जिससे ये पता चल रहा था कि यूएस की जो मिलिट्री हमारे देश में है तो लोग उसका विरोध कर रहे हैं। एमआर बाइडेन एंड एमआर कादमी मेट इन द ओवल ऑफिस फॉर देयर फर्स्ट फेस टू फेस टॉक एज ए पार्ट ऑफ ए स्ट्रेटजिक डायलॉग बिटवीन द यूएस एंड इराक। करंट की यदि हम बात करें तो करंटली 2500 यूएस के जो सोल्जर्स हैं, ठीक है, वो अभी इराक पर मौजूद हैं, फोकसिंग ऑन काउंटरिंग द रिमेनेंट ऑफ इस्लामिक स्टेट।
तो अभी जितने भी बचे खुचे इस्लामिक स्टेट के आतंकवादी ग्रुप हैं उनको ख़त्म करने के हिसाब से अभी तक अमेरिका की सेना यहाँ पर मौजूद है। द US रोल इन इराक विल शिफ्ट इंटायरली टू ट्रेनिंग। अब कुल मिलाकर के अमेरिका का रोल रह जाएगा इराक के जो सैनिक हैं उनको ट्रेनिंग देना और उनको एडवाइजरी प्रोवाइड करना इराकी मिलिट्री टू डिफेंड इटसेल्फ, ताकि इराक की मिलिट्री खुद से ही उन लोगों से लड़ सके। तो यहीं से हम इसका मैप देख लेते हैं इराक का। ठीक है, इराक के यदि हम नॉर्थ में जाएंगे तो टर्की के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। इसके बाद बाउंड्री शेयर करता है नॉर्थ और पश्चिम वाले हिस्से में सीरिया के साथ, और इसके पश्चिम में पड़ता है जॉर्डन। अब यदि हम जाएंगे दक्षिण की तरफ और जाएंगे पश्चिम की तरफ तो ये वाले एरिया में ये बाउंड्री शेयर करता है सऊदी अरेबिया के साथ में, और ये फैला हुआ है काफ़ी लंबे हिस्से तक। इसके बाद यदि हम पूर्व की तरफ जाएंगे और दक्षिण की तरफ तो कुवैत के साथ ये अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, और फिर सबसे बड़ी बाउंड्री शेयर होती है इसकी पूर्व की तरफ ईरान के साथ में। और कुछ जानकारी है इसकी लोकेशन से रिलेटेड, जैसे कि द अरेबियन पेनिसुला के बारे में यहाँ पर बताई गई है। इट इज़ लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ कंट्री, मतलब बगदाद की राजधानी की बात यहाँ हो रही, इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द अरेबियन पेनिसुला, अरब प्रायद्वीप के नॉर्दर्न पार्ट में। लोकेटेड अलोंग बोथ बैंक्स ऑफ द टिग्रिस रिवर, द सिटी इज़ द लार्जेस्ट इन द entire Southwest Asia. Baghdad is the most populous city as well as the cultural, commercial and economic center of Iraq. पूरे वर्ल्ड में यदि हम मैप देखेंगे तो यहाँ पर दर्शाया गया है इराक को इस छोटे से हिस्से में। ठीक है, मिडल ईस्ट वाला एरिया है, ये वाइट कलर से यहाँ पर दर्शाया गया है। अब यहीं से यदि हम पार्टिकुलर सी ओशियन को देखें या किसी गल्फ को देखें तो इससे चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो इसको थोड़ा जूम करते हैं और अब देखते हैं इसके मैप को। ये इराक है। इराक के आप नॉर्थ में जाओगे तो पड़ेगा ब्लैक सी और पड़ेगा कैस्पियन सी। इसको टच नहीं कर रहा है लेकिन उस डायरेक्शन वो स्थित है। इसके बाद यदि आप इसके पश्चिम की तरफ जाओगे तो मेडिटेरियन सी पड़ता है, और यदि हम इसके नीचे वाली दिशा में जाएंगे दक्षिण की तरफ तो रेड सी, गल्फ ऑफ अडेन, अरब सागर, ये सारी चीज़ें इसके दक्षिण में स्थित हैं, और इसकी लोकेशन है कर्क रेखा के ऊपर वाले हिस्से में, नॉर्थ की तरफ में। अब चूंकि इराक जो है एशिया महाद्वीप में आता है, इसलिए हम एशिया महाद्वीप के कुछ फैक्ट देख लेते हैं, जिससे हमारा जो जियोग्राफी वाला पोर्शन है ना वो थोड़ा सा कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहली हम शुरुआत करते हैं एशिया शब्द की उत्पत्ति की। ठीक है, तो ये जो एशिया वर्ड है ये हिब्रू लैंग्वेज से लिया गया है। इसका एक शब्द आता है आंसू करके, आंसू से इसकी उत्पत्ति होती है, जिसका मतलब होता है उदित सूर्य से। आंसू का मतलब होता है उदित सूर्य से। ये संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है और विश्व का 30% जो हिस्सा है ना, इतने एरिया में ये फैला हुआ है पूरे वर्ल्ड का। इससे होकर 3 प्रमुख अक्षांशीय वृत्त गुजरते हैं। एक हो गया विषुवत, कर्क और आर्कटिक। एक हो गया इसका विषुवत, इसके बाद हो गई कर्क रेखा, और इसके बाद फिर हो गई आर्कटिक सर्कल। एकदम तो यहाँ पर क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आप ये इसको देख सकते हैं। इसको थोड़ा सा जूम करेंगे तो ये आर्कटिक सर्कल है ना, यहाँ से इस प्रकार से गया तो ये एशिया से होते हुए जाता है। और दूसरी बात इसमें कही गई है विषुवत वृत्त, तो ये 0 डिग्री वाला है, जो कि ये नीचे वाले पोर्शन से यहाँ पर से इसको ये इस प्रकार से टच कर रहा है, तो ये हो गया 0 डिग्री वाला विषुवतीय वृत्त। और फिर इसमें कहा गया है लास्ट में
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 30 डिग्री वाली यहाँ पर बताई गई ना, 23.5 डिग्री में, तो ये भी जो है एशिया से होकर गुजरती है। और कुछ कुछ यदि चीज़ें हम देखें तो एशिया के नॉर्थ में पड़ता है आर्कटिक ओशियन, ये छोटे से रूप में आर्कटिक ओशियन यहाँ पर दिखाया गया है। इसके अलावा साउथ में यदि हम जाएंगे तो इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर जिसको हम कहते हैं। और पूर्व की तरफ हम जाएंगे तो यहाँ पर क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन पूर्व की तरफ पैसिफिक ओशियन, ये आप देखो, ये पैसिफिक ओशियन इसके फैला हुआ है। पश्चिम की तरफ आप जाओगे तो इसमें आपको यूराल माउंटेन देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये यूराल माउंटेन है जो कि यूरोप और एशिया को अलग करता है। ठीक है, यूराल पर्वत हो गया, ये कैस्पियन सागर हो गया, और ब्लैक सी भी हम देख लेते हैं कि ब्लैक सी कहाँ पर है, तो ये दिखाई दे रहा है ना ब्लैक सी, और यहीं पर है मेडिटेरियन सी। यही सारी चीज़ें इस प्रकार से होती हुई ना एशिया की इस प्रकार से सीमा बनाती हैं, मतलब कि एशिया और यूरोप को अलग करने का काम करती हैं, उसके साथ में सीमाएं बनाती हैं। अब इसी मैप में ये लाल सागर हो गया, रेड सी, और यहीं से होकर गुजरती है स्वेज नहर। ये हमारा एशिया हो गया और ये हो गया अफ्रीका। तो रेड सी और स्वेज नहर एशिया और अफ्रीका को आपस में अलग करते हैं। और फिर आप चले जाइए बेरिंग स्ट्रेट, जिसको हम बेरिंग संधि के नाम से जानते हैं, जल संधि। ये अपना पूरा हिस्सा है हो गया एशिया, और इस तरफ से पड़ जाता है फिर नॉर्थ अमेरिका, उसी के नीचे हो जाता है इस प्रकार से साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। तो ये बेरिंग जल संधि हमको याद रखना है।